का विरोध करना रवीश कुमार की पुरानी आदत रही है। देश में कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपने देखा होगा कि रवीश कुमार किस तरह से हिंदुओं पे उसका दोष मढ़ देता था। आज भी यूट्यूब के जरिए रवीश कुमार यही प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है। लेकिन कई बार ऐसे लोग डिबेट्स में रवीश कुमार के सामने आ गए जिन्होंने रवीश कुमार को बिना साबुन के धो डाला। रवीश कुमार का प्रोपेगेंडा आपने देखा ही होगा किस तरह से दूसरे के मुंह में अपनी बातें डालता है। लेकिन क्या हुआ जब जावेद अख्तर ने रवीश कुमार की पैंट गीली कर दी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जय हिंद। कंटेंट जो है उस पर बाद में, लेकिन जैसा संदीप ने कहा, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है, मानक मैं दुकानदार नहीं हूँ। तू है कौन रे? आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूँ। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा रवीश कुमार का ब्रूटल इंसल्ट जावेद अख्तर की ओर से। ये रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, ये सब थुकवाने लोग हैं। हर जगह पे थुकवा के ये लोग को अभी असर होने वाला ही नहीं। ये लोग क्यों थुकवा या क्यों थूके जा रहा है इन पे, ये लोग को पता ही नहीं चल रहा है और असर भी नहीं हो रहा है। तो इसी हवाले से ये वाला वीडियो होगा। चलिए वीडियो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। कैसे लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो कमेंट्स में बताइए। क्या कर रहा है, ये बात तथ्य है। नहीं वो ठीक है। मैं सवाल पे आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये था, जैसे राजदीप को और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि मीडिया के बंटने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। वो ये बिल्कुल गलत बात है। ओके, तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे देखिए, एक मैं ही हूँ ठीक कर रहा हूँ। ये शब्द आपने कहीं भी कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं कहा है, ना मैंने अपने बारे जैसे में। आपने कहा ना टीवी देखना बंद कर दो, मैंने कभी नहीं कहा। बस एक चीज और है, जैसे आपने कहा कि आपको 1 मिलियन लोग देखते हैं, वाकई आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग देखते हैं आपको, लेकिन बाकी लोगों को आप डिसमिस क्यों कर रहे हैं? उनको भी उसी यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ मिलियंस आप तुलना कर लीजिए। नहीं तुलना नहीं, वैसे बता जरूर उनको। मैंने ये भी कहा कि सारी दुनिया मुझे नहीं देखेगी। जो मेजॉरिटी बहुसंख्यक का जो फंडामेंटलिस्ट है वो ताकत में और संसाधन में बहुत बड़ा है। जो हिंदू सांप्रदायिकता है, जो जिसका बड़ा स्वरूप दिख रहा है, उस पर हम क्यों नहीं बात कर पाते? जब भी हिंदू सांप्रदायिकता की बात करने की नौबत आती है तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम सांप्रदायिकता से उसको एनर्जी मिल रही है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। अब सही नहीं है, अब सही नहीं। एक वक्त था जब सही थी, अब नहीं है। तो इन्हीं दिनों जब 2014 के बाद वॉटअबाउटरी शुरू हुई तो मैं कहता था ये जावेद अख्तरीय प्रभाव है। वही हो गया है कि आप अगर 1984 की बात करने जाएं तो कहेंगे आप 2002 की बात नहीं कर रहे हैं, 2002 की बात करने जाएं तो कहेंगे कि 1984 की बात नहीं कर रहे हैं। हम सांप्रदायिकता के सवाल पर सीधे बात क्यों नहीं कर पाते? देखिए, हमारे मुल्क में जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन रही है वो ये है कि हम हर तरह का धर्म जो है उससे डिस्टेंस रखें, उसको इज्जत दे दें। ये हमारा सेकुलरिज्म होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो सेकुलरिस्ट पार्टियां हैं उन्होंने भी ये गलती की है जिसकी उन्हें सजा मिल रही है। जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट पार्टियां हैं वो ये है कि उन्होंने जो माइनॉरिटी फंडामेंटलिस्ट थे उनसे आंख चुराई। उन्होंने उस कम्युनलिज्म को या उन रिएग्रेसिव आइडियाज़ को और उस तरह के रिएक्शनरी लोगों को बहुत सही तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो ये जो तरीक़ा है कि आप माइनॉरिटीज़ के फंडामेंटल्स को नर्चर करेंगे, ये ठीक नहीं था। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब हम आ जाते हैं सीधे कि इस चुनाव में एक राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा हो गया है। और इसके पहले के भी कई चुनावों में तो इसके बीच बीच में वंदे मातरम को लेकर धर्म का मसला आते रहता है। बहुत से लोग जो इसी स्पेस में ये सोचते हैं कि नहीं राष्ट्रवाद भी ज़रूरी है, लेकिन उनका एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि क्या अपने धार्मिकता को निभाते हुए वो सेकुलर बने रह सकते हैं, नेशनलिज्म बने रह सकते हैं? देखिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा क्या है? राष्ट्रवाद की परिभाषा पे बहस हो सकती है। राष्ट्रवाद का मुद्दा तो ऐसे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का मुद्दा हो गया है। तो ये बात पक्की है कि इस्लाम के अंदर जो 2 धाराएं हैं, जो 65% कुरान जो कि माना जाता है कि वो शांति के साथ चलने वाला एक अच्छा धर्म है, वो है,
और बाकी 35% मदीना में जाने का ज्यादा वहां के उग्र वातावरण के कारण वैसे उसके अंदर हदीस आए। लेकिन ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है केवल उसी को उठाते हैं, उसको इस्लाम बताते हैं, लेकिन जो शांत वाला पार्ट है उसको कोई उठाता नहीं है। तो अगर वो आप अगर कुरान को कह रहे हैं तो कुरान पढ़ने वाले सारे लोग फिर आईसिस बंदूक उठा लेते हैं। उनको आप जैसे लोगों को फिर तो सारे लोग बंदूक उठा लेते, वो 35% पढ़ के जो आप कह रहे हैं। क्या कह रहा हूँ, हाँ। गलत कह रहे हैं रवि जी, आप मेरी बात को, रवि जी आप एक विचार बना के बैठे हैं, हाँ। आप मेरी बात सुन नहीं रहे। कौन सा मैंने विचार कहा बना के? 65% कुरान ऐसी है जिसके अंदर अच्छी बातें आम समाज के लिए लिखी हैं, हाँ। उसको उभारा नहीं जाता। हाँ। जो उनको उभारते हैं उनको उभारने के लिए मौका मैंने नहीं तो मिलता। कहा, आप भी मैंने तो ऐसे कहा लोगों कि को जो बुलाते कुरान हैं, पढ़ता होगा वो 100% पढ़ता होगा, उस 35% को भी पढ़ता होगा ना। अगर आपके हिसाब से तो उस 35% को भी पढ़ता होगा कौन सा ना। हिस्सा उभारते हैं वो आपके ऊपर है ना। रवीश जी, जो हिस्सा कौन सा उभारते हैं, अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी उसी में से कोट करते हैं, हाँ। और बाकी मुस्लिम भी उसी में से कोट करते हैं, तो उसका मतलब जो सही हिस्सा है उसको आपको उभारना पड़ेगा। आपको ऐसे ही सो नकारना पड़ेगा जो इससे आज के 1000 साल पहले का समाज में थे अब नहीं चल सकते। ये जो रिफॉर्म है मुस्लिम समाज के अंदर से आना पड़ेगा। जो न सुनते तो अच्छा था। अभी 2-3 दिन पहले एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया है कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत ये है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, के एक शहर हैदराबाद, के एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता। संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपने एक बात कह दी कि भारत रत्न जो दिया गया इतना बड़ा ब्रूटल इंसल्ट होने के बाद फिर से बीजेपी लीडर लालकृष्ण आडवाणी को, ये ठीक नहीं है, ये सियासत से प्रेरित फैसले। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 अप्रैल में गोवा में जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी हो रही थी, वहां पर कहा कि मुसलमान साथ में रहना नहीं चाहते, मुसलमान अपने मजहब को टेरर के जरिए फैलाना चाहते हैं। तो बोला वैसी मुद्दे चुन लेते हैं, उससे बड़ी उससे कंट्रोवर्सी पैदा होती है और आप मुसलमानों के बीच हीरो बन जाते हैं। लेकिन जब मुद्दा आता है कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी का, जो अपने ही देश में बेगाने हो गए, वहां कुछ नहीं कहते। आपका स्टैंड आज क्या है? इस पर मोदी सरकार कहती है कि हम वहां पर उनके लिए एक रिसेटलमेंट कॉलोनी बनाना चाहते हैं कश्मीरी पंडितों को। दोस्तों, रवीश कुमार की बेइज्जती वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी। ऐसी वीडियो जहां कभी तगड़ा वाला डायलॉग भारत माता की जय का था। कैसा लगा आप सब लोग का? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और आपका क्या थॉट्स है प्लीज़ कमेंट्स करके जाइए। चैनल को ग्रोथ पे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।